हेलो साथियों। आज हम हमारी क्लास की शुरुआत करेंगे हमारे गेम्स चैंपियंस के साथ में। पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 47 दौड़ में दिलीप गावित बने चैंपियन। इन्होंने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक और इसी के साथ जो द्वितीय स्थान पर रहे मोहम्मद बासिल, उन्होंने भारत को दिलाया रजत पदक। इन दोनों से ही हमें सीख लेने की जरूरत है। व्यक्ति के सामने अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। मेरा समय ठीक नहीं है, मैं आर्थिक रूप से ठीक नहीं हूँ या मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। यहाँ हम कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसे खिलाड़ी प्रत्येक दिन आते हैं जो अपनी प्रतिभा से हमारे अंदर एक अलग ही जुनून पैदा करते हैं। हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने परिस्थितियों का हवाला न देते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरजोर मेहनत की। एक कदम इन्होंने हर समय बढ़ाते ही रहे। यहाँ पर जो कहानी है वो कहानी है दिलीप की, कि 5 साल की उम्र में ही इनका हाथ काटना पड़ा। ऐसी हम अनेक कहानियां देखते हैं। किसी ने अपना हाथ खो दिया, किसी ने अपना पैर खो दिया, किसी के पास अपने दोनों ही हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी आकांक्षा जो होती है, महत्वाकांक्षा जो होती है, वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। और जो व्यक्ति पहले ही हार मान लेता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, इस तरीके से, तो जो कहावत भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हम जिस तरीके से हमारा मन होगा उसी तरीके से हमारा आगे कार्य भी होगा और उस लक्ष्य को भी हम उसी तरीके से ही प्राप्त करेंगे। तो यहाँ ये कहानी या शब्द कहने का अर्थ यही है कि व्यक्ति को जल्दी से किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुगनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो चल रहे हैं उसमें पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में हमें दोनों ही पदक भारत के नाम किए गए हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों की मेहनत को हमें सराखों पर रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमारी दूसरी जो न्यूज़ है वो न्यूज़ भी हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है कि यहाँ पर मुरली श्री शंकर 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। पहला पदक इन्होंने 2022 में जीता था और अभी इन्होंने लंबी कूद में दूसरा पदक रजत पदक जीता है। कुछ सेकंड या मिनटों की ही दूरी से वो पीछे रहे, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। क्योंकि अगर देखें तो 2024 में इन्हें एक गंभीर चोट के कारण डॉक्टर ने दौड़ना और लंबी कूद के लिए बिल्कुल मना किया था कि जीवन में ये अब कभी इस तरीके से अपना खेल में प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने भी अपने मनोबल के द्वारा और अपनी मानसिक स्थिति को इस तरीके से पॉजिटिव मजबूत किया और दुगनी मेहनत के साथ इन्होंने न सिर्फ इस खेल में अपने आप को साबित किया और द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया। तो व्यक्ति को कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। वहीं फाइनल में नीरज समेत भारत के तीनों जेवलिन थ्रो एथलीट, यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड, तीनों ही हमारे जो जेवलिन थ्रो एथलीट हैं उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड पार कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने 79.61 मीटर थ्रो के साथ 5वें स्थान पर अपना स्थान बनाया। रोहित ने 78.37 मीटर में 9वें स्थान पर और यशवीर ने 78.36 मीटर पर 10वें स्थान पर। ये तीनों ही अपना अपना क्वालिफिकेशन राउंड कंप्लीट करके और भारतीय दल मेडल राउंड में ये पहुंच चुके हैं। वहीं हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो विश्व कप में हॉकी खिलाड़ी पहनेंगे केसरिया। अब यहाँ पर इनकी नीली जर्सी को बदलने का फैसला लिया गया है। अब ये फैसला कहाँ तक ठीक होता है नहीं होता है ये अगली न्यूज में देखेंगे, लेकिन ये न्यूज यहाँ थी तो इसको मैंने ऐड ऑन करना ठीक समझा। अगर जो भी न्यूज में जो भी फैसला लिया जाएगा वो नेक्स्ट न्यूज जब भी होगी उसमें देखेंगे। अगर आप भी इस तरीके से न्यूज चार्ट या करंट का जो रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं, उसमें आपकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर इतना टाइम नहीं मिलता है इसीलिए मैं हेल्प के लिए हूँ, तो मैंने ये हेल्प कर रखी है। इस तरीके से आप हेडलाइन भी लिख लेंगे तो भी आपके लिए बहुत फायदा करेगी। यहाँ मैंने कुछ ना कुछ नोट्स इसके साथ में ऐड ऑन किए हैं जिससे आपको कुछ फायदा हो। कल की न्यूज में देखा था कि पेपर लीक बिल जो है लोकसभा में पास हो चुका है और वही ये बिल राज्यसभा में भी ध्वनि मत से पारित हो चुका है। हाँ, जब भी कोई लोकसभा संसद में बिल लाया जाता है तो कोई भी सदन बिल लाए वहां वाद विवाद मतभेद इस तरीके से प्रक्रिया चलती ही है। ये जो ध्वनि मत से पारित होना मतलब ध्वनि मत से यहाँ पर सदस्यों की गिनती नहीं की जाती है। यहाँ पर सदस्यों की आवाज में मतलब वो इस बिल के समर्थन में है या नहीं है, इस आवाज के आधार पर फैसला लिया जाता है। और ध्वनि मत है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में इस तरीके का आपको ध्वनि मत या शब्द सुनने को मिल सकता है या मिलता है।
उसी के साथ हमारी दूसरी जो आज की न्यूज़ है, दिल्ली भूमि अभिलेख विधेयक 2026। इस विधेयक में दिल्ली में बनेगा प्रॉपर्टी आधार कार्ड। हम नॉर्मली आधार कार्ड हमारी पहचान के लिए होता है, दिल्ली में अब प्रॉपर्टी के लिए भी आधार कार्ड बनेगा और हर परिवार को मिलेगा यूनिक आईडी नंबर। प्रत्येक परिवार को अलग आईडी नंबर मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी का क्या ब्यौरा है उसके लिए। और इससे क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं, वैज्ञानिक सर्वेक्षण होगा, विशिष्ट पहचान होगी और दस्तावेजों का डिजिटीकरण होगा। यहाँ पर लाभ क्या क्या है, यहाँ पर इस आधार कार्ड का लाभ है कि संपत्ति के जो फर्जीवाड़ा होता है कि किसी और के नाम की संपत्ति होती है और आगे वाला किसी और को बेच देता है, इस तरीके का कोई भी फर्जी दस्तावेज है वो नहीं, फर्जीवाड़ा नहीं होगा दस्तावेज के आधार पर। और भूमि में जो विवाद होते हैं उस विवादों में कमी लाने के लिए भी ये एक अच्छा कदम कह सकते हैं इसे। लोन लेने में, मालिकाना हक साबित करने में और प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में भी इस बिल से आसानी होगी। वहीं नेक्स्ट हम न्यूज़ पे चलते हैं, चाबहार पर भारत की ये हो चाल। अब ये न्यूज़ देखकर आपको लगेगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये न्यूज़ उन छात्रों के लिए है कि जो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बार नहीं और आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रिटर्न एग्जाम होते हैं, चाहे हम रिटर्न नहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी देखें, तो वहां पर भी समसामयिकी से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये न्यूज़ मुझे बहुत, इससे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी क्लियर होगा। और जब रिटर्न में आपको लिखने के लिए मटेरियल चाहिए होता है तो इस तरीके की आपको न्यूज़ पढ़नी ही चाहिए। और उसके साथ साथ आप अलग से क्या ऐड कर सकते हैं वो भी उस पेपर पे आप ऐड करें। तो जब आपके पास एक के साथ 5 या 6 अलग अलग न्यूज़ होगी तो आपका आंसर, जो आप आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, वो बहुत इफेक्टिव होगा और उससे बहुत आपको फायदा भी होगा। यहाँ पर जो चाबहार पर ये अभी जो अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है उसमें भारत की क्या स्थिति है, जब भारत ने पाकिस्तान और चीन को दरकिनार करके मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक सीधी व्यापारिक पहुंच बनाने के लिए मई 2024 को ईरान के साथ शाहिद बदस्ती टर्मिनल के विकास के लिए $100 मिलियन निवेश और 10 साल का एक समझौता किया था। अब अमेरिका ने ये सीधा सीधा ही कहा है कि अगर जो भी ईरान से या रूस कहीं से भी संबंध रखता है, व्यापारिक संबंध रखता है, तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। इस तरीके की अमेरिका सख्ती बरत रहा है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इस न्यूज़ को आप करंट के साथ जोड़कर बहुत अच्छे से और क्लियर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आपको इस पर फोकस करना चाहिए, हो सकता है आपके सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में हो। वहीं पश्चिम एशिया संकट पर पीएम की हाई लेवल की बैठक भी, संकट देखते हुए पीएम ने हाई लेवल की बैठक जो है घोषित की और इस बैठक में नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा पे मुद्दे पर बात की, आपातकालीन सहायता तंत्र पर बात की, ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति पर बात की, समन्वित निगरानी व्यवस्था, इन सभी पॉइंटों पर चिंता जाहिर करते हुए तेल गैस की सप्लाई के लिए भी उठे कदम, इस तरीके की सारी चर्चा की गई है। नेक्स्ट, खुल रहा है परंपरागत बॉर्डर रूट। ये जो रूट है वो कोविड-19 में बंद हो चुका था और ये सिपकिला रूट है, भारत और चीन के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यहाँ से चीन से और भारत आपस में व्यापारिक समझौते, इनके व्यापार किया जाता है कि भारत चीन से क्या चीजें खरीद रहा है, उनमें कॉफी, चाय, ना चावल, गेहूं, आटा, ड्राई फ्रूट्स, तंबाकू, सिगरेट, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, मसाले, घड़ियां, बर्तन, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की चीजें शामिल हैं। वहीं भारत चीन से क्या खरीदेगा, ऊन, पश्मीना, भेड़ की खाल, याक, उंच याक के बाल, नमक, जूते, कंबल, रजाइयाँ, कालीन और जड़ी बूटियाँ, इस तरीके की जो भी खाद्य सामग्री है या अन्य जो भी सामग्री है, ये कोविड-19 के कारण ये दर्रा बंद हो चुका था। अब ये खुल रहा है परंपरागत बॉर्डर ट्रेड रूट LAC, खच्चरों से माल की ढुलाई। यहाँ पर खच्चरों से माल की ढुलाई का अर्थ ये है कि जहाँ बॉर्डर है वहां तक तो अपने साधनों से जा सकते हैं, बॉर्डर का 2 किलोमीटर का जो एरिया है बॉर्डर ट्रेड कर, वहां खच्चरों के माध्यम से आगे सामान पहुंचाना होगा। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है और रिलेशन में भी ये, भारत चीन रिलेशन में भी ये न्यूज़ आपके काम की है। वहीं कौन सा दर्रा कहाँ पर कहाँ स्थित है, तो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है ये न्यूज़। वहीं शांति मध्यस्थता पर राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों की आज कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो डेट है 31 जुलाई 2026
ये कॉन्फ्रेंस 3 दिवसीय है। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस, इसमें राष्ट्रमंडल के कितने देश, 22 देशों ने न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील और नीति निर्माता इसमें भाग लेंगे। और इसका विषय है शांति, मध्यस्थता और कानून का शासन। स्थान है जयपुर, होटल दी ललित। उद्घाटन करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। क्यों हो रही है ये बैठक? अदालतों का बोझ कम करने के लिए और त्वरित न्याय के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में देशों के राष्ट्रमंडल के जो देश हैं उनके न्यायाधीश, विधि के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि विवादों के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता और चर्चा की जाएगी। तो ये भी इंटरनेशनल न्यूज है और हो सकता है इस न्यूज पर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर का नहीं है अभी आरएस मेंस में, 3 नंबर का क्वेश्चन और 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है मे बी 3 नंबर का क्वेश्चन आप अगर ये पॉइंट्स ऐड करके भी लिखते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। ये करंट भी है और किस तरीके से, क्यों, कब, कहाँ और क्या इसके उद्देश्य हैं, इन सारी ही बातों को यहाँ कलेक्ट किया है। एक बड़ी रोचक चीज है कि बात है कि संसद में भी गूंजे जैन जी के स्लैंग, सुनने को मिले फेमो, MIA, कुच्चू पुच्चू जैसे शब्द। अब यहाँ ये नहीं कह सकती कि ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो आंदोलन अभी जैन जी के चले हैं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी ने और जैन जी ने आंदोलन किया और संसद में इन शब्दों को बार बार उठाना, तो हो सकता है कोई एग्जाम में आपको ये फेमो, MIA, कुच्चू पुच्चू शब्दों का अर्थ या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर फेमो, MIA मिसिंग इन एक्शन और कुच्चू पुच्चू बहुत प्यार से किसी को बुलाने वाला शब्द। वहीं हमारी राजस्थान की न्यूज शुरू होती है, सिलिकोसिस के हर मरीज की हो मैपिंग, इलाज और पुनर्वास प्राथमिकता। सिलिकोसिस जो योजना 2019 में नीति शुरू की गई थी, इस नीति को मोदी सरकार द्वारा और राजस्थान में भी हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से 3 लाख तक पुनर्वास सहायता दी जाती है, 2 लाख रुपए आश्रितों को दिए जाते हैं, 10,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए भी दिए जाते हैं। और चिकित्सा विभाग ने बताया कि प्रदेश के 25 चिकित्सालयों में विशेष सिलिकोस कॉर्नर स्थापित कर मरीजों को उपचार एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ पर इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन अगर इस पूरी ही नीति को आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे फायदे भी हैं जिससे इस मरीज को, इसके परिवार को, दोनों को सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। इस न्यूज का यहाँ अगर न्यूज़पेपर में वर्णन किया गया है तो हो सकता है आने वाला जो एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिले, तो वापस से इसे रिवीजन आप कर लीजिएगा, इसलिए मैंने भी इसे यहाँ एड ऑन किया है। वहीं प्राकृतिक खेती में राजस्थान बना देश का अग्रणी राज्य। प्राकृतिक खेती, वैसे भी खेती राजस्थान में खेती ही ज्यादा की जाती है और वहीं प्राकृतिक खेती में पहला राज्य बन चुका है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, पहला है क्लस्टर गठन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और दूसरा है पंजीकरण में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये दोनों ही पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं कि पहला प्राकृतिक खेती में अग्रणी हुआ है, वहीं क्लस्टर गठन में दूसरा स्थान और पंजीकरण में तीसरा स्थान राजस्थान ने प्राप्त किया है। हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से शुरू है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ये दिवस की शुरुआत 2021 से मोदी द्वारा की गई और विभाजन की जो त्रासदी से प्रभावित लोगों के बलिदान को इस दिन याद किया जाता है। रैली निकाली जाती है, 14 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हुई है और 14 अगस्त 2026 को भी इस तरीके का दिवस मनाया जाएगा। वहीं संत रविदास के संदेश को प्रदेश में गांव-गांव पहुंचाएगी भाजपा। ये आप कोई भी राजस्थान का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें एक संत संप्रदाय भी टॉपिक है राजस्थान कला संस्कृति में, तो वहीं से अगर संत की बात करें तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज भी महत्वपूर्ण है कि राजा पार्क समर सत्ता अभियान शुरू। अब अभियान से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अभियान कौन सा है? समर सत्ता संकल्प अभियान 2026। कौन सी, रविदास की कौन सी पुण्यतिथि पर? 650वीं पुण्यतिथि पर। इनका जन्म स्थान है वाराणसी, वहीं से जन्म स्थल ही से भी इनकी वहां से मिट्टी, पवित्र मिट्टी ली है और 131 कलश देशों के विभिन्न गांवों और राज्यों में पहुंचाए जा रहे हैं और इनका उद्देश्य है कि उनके समानता और सामाजिक समरसता के संदेश को घर घर तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर संत रविदास की बात चल रही है। रविदास की कौन सी जयंती है? 650वीं जयंती है। अभियान कौन सा है? समर सत्ता संकल्प अभियान है और ये अभियान, इस अभियान के माध्यम से 131 कलशों में क्या भरा गया है? वहां की पवित्र मिट्टी को भरा गया है और
देश के गांवों और राज्यों में अलग अलग पहुंचाया जा रहा है, जिससे समानता और सामाजिक समरसता के संदेश को घर घर पहुंचाया जाए। ये हमारा आज का जो न्यूज़ सेशन था वो समाप्त होता है, और इसी के साथ एक बड़ी रोचक न्यूज़ भी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे भी शेयर करना चाहिए कि हेलो, देश में पहली बार मोबाइल से कॉल, पहला मोबाइल से कॉल कहाँ और किसके द्वारा किया गया और कौन सी डेट को किया गया। भारत में पहली बार मोबाइल फोन से 31 जुलाई 1995 को बात हुई। आज 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई 1995 में यह ऐतिहासिक कॉल पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन सीएम ज्योति बसु ने कोलकाता की राइट्स बिल्डिंग में नई दिल्ली में उस समय केंद्रीय संचार मंत्री सुखराग को की थी। मोदी टेलेस्ट्रा की मोबाइल नेट सर्विस से की गई इस कॉल ने भारत में मोबाइल युग को शुरुआत की। तब आउटगोइंग के साथ इनकमिंग के लिए भी रुपए देने होते थे। आज दुनिया हमारे इस फोन में समाई हुई है। बिल्कुल, आज हम घर बैठे ही सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे कि आज की क्लास जो हो सकता है आपके लिए, हो सकता नहीं, मैं ये जानती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही होगी और रहेगी। आगे आपको एग्जाम में इस क्लास से, न्यूज़ से बहुत फायदा होगा। थैंक यू।